और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा है, अभी कुछ ही दिनों हुआ है। नतीजे आने के बाद दूसरी सरकार का गठन होना भी बाकी है। नतीजे को लेकर के बीजेपी खेमे में खुशी है, सपा के खेमे में निराशा है। विपक्षियों के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि एक और चुनाव सामने आ गया है। विधानसभा के घमासान के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर के यूपी में सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। सूबे के 36 विधान परिषद की सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं और जबकि मतदान इसमें 9 अप्रैल को होगा और नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे। अब विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने की है। यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अगला लक्ष्य एमएलसी का चुनाव है और इसमें जीत को हासिल करना है। विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली सपा विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। दोनों ही पार्टियों से विधानसभा चुनाव की टिकट की मांग कर रहे तमाम नेताओं की आस अब एमएलसी चुनाव से है। हारे दिग्गज भी विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचने की कवायद में हैं। लेकिन विधान परिषद का चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक और अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी से जहां पर हार का बदला लेने का मौका है, लेकिन इस मौके को कितना अखिलेश यादव भुना पाएंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है, सपा के पास इस वक्त 48 विधान परिषद के सदस्य हैं। तो क्या इस बार सपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या बीजेपी अपने उच्च सदन में भी पूर्ण बहुमत को बनाएगी? तो विधानसभा के बाद अब विधान परिषद की लड़ाई है और इसमें कौन जीतेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के पास यहां पर बहुमत है। विधानसभा में अभी जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्या विधान परिषद के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बढ़ा पाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हैं वो अलग अलग श्रेणियों में होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ये चुनाव होते हैं और अभी जो 36 सीटों के लिए चुनाव हैं उसमें निकायों की जो भूमिका है, स्थानीय निकायों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और स्थानीय निकाय में जिनका प्रतिनिधित्व जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी ही जीत की जो सुनिश्चितता है वो आपको देखने को मिलेगी। अब कितना इसको सुनिश्चित कर पाएंगी ये पार्टियां, ये एक अलग विषय है। हालांकि कुछ सवाल इस बात को लेकर के भी हैं कि विधान परिषद के अंदर जो टिकटों की खरीद फरोख्त है वो हुई है, इसके अलावा पैसों को देकर के कहीं ना कहीं वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। ये तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप हैं जो कि अब अलग तरह से विधान परिषद के चुनावों में चूंकि समीकरण अलग होते हैं, इसका तरीका अलग होता है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। लेकिन अब उच्च सदन के अंदर भी कौन सी पार्टी बहुमत ला पाएगी इस पर निगाहें टिकी हुई। तो विधान परिषद में कौन इस बार इस लड़ाई को जीतेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है और देखना यह है कि इस लड़ाई में इस बार जो बाजी है वो कौन मारेगा। क्योंकि विधानसभा के बाद विधान परिषद पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि 100 सीटों वाली इस विधान परिषद में 46 सीटें अभी समाजवादी पार्टी के पास में हैं, लेकिन इसमें अब इस बार जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी इन 36 सीटों में से कितनी सीटों को जीत पाएगी, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन विपक्ष के तौर पर रहा है वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी क्या विधान परिषद में दोहरा पाएगी, विधान परिषद के अंदर समाजवादी पार्टी के पास अभी जो सीटें हैं उनमें से कितनी सीटों को वो बचा पाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसलिए सीधे तौर पर ये जो लड़ाई है वो साख की है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो साख की लड़ाई है ये कहाँ जाकर के रुकेगी ये भी देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। चूँकि इन सब का जो असर है वो आगे आने वाली राजनीति पर भी होता है और बहुत सारे अहम ऐसे विधेयक होते हैं जिनको पास कराने के लिए विधान परिषद के अंदर भी बहुमत का होना ज़रूरी होता है। और इसलिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा की प्रासंगिकताओं को आप देखते हैं, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत कितना आवश्यक है
उसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भी ये जो सीटों का गणित है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए कुछ बड़े फैसले या कुछ ऐसे अहम निर्णय या कुछ ऐसा विधेयक या संशोधन या कानून बनाना, उसमें विधान परिषद की भी एक भूमिका हो जाती है। और वहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुमत ना हो तो फिर उन विधेयकों को पारित करवा पाना थोड़ा उसमें डिले हो जाता है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का विधान परिषद का चुनाव, और कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे हैं जो कि हारे हैं, और उनको भी क्या विधान परिषद के जरिए भेजा जाएगा। उसमें से भी कुछ चेहरे ऐसे हैं क्या जिनको इस बार अभी मौका मिल रहा है। तो विधान परिषद के ये चुनाव क्यों इतने महत्वपूर्ण है और उसको किस प्रकार से देखा जाए, इसी पर चर्चा करते हैं। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ चंद्रेश जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश जी, आपका भी स्वागत है। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। शबनम जी, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत के साथ अपनी जो सरकार है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी शपथ का इंतजार है, लेकिन विधान परिषद का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अभी ये जो 36 सीटें हैं जिनको लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स के नाम का भी ऐलान हो गया है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारियां हैं? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा शबनम जी। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको एक चुनौती समझती है और चुनौती के तौर पे रणनीति तैयार करती है और उसी रणनीति के फलस्वरूप पूरी कर्मठता के साथ उस चुनाव को लड़ती है और जीत हासिल करती है। ये लगातार आप कई चुनाव से देख भी रहे थे। अभी हमारे विधानसभा चुनाव का परिणाम भी नहीं आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी कर ली थी कि किस तरीके से विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। और विधान परिषद का चुनाव निश्चित तौर पे हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और मजबूत हैं भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि ये इसमें पंचायत और निकाय में चुने गए जो सदस्य होते हैं उन्हें वोट करना होता है, सांसद और विधायकों को वोट करना होता है। अगर देखा जाए तो संख्या बल हमारा अभी भी बहुत मजबूत है और इस संख्या बल के बदौलत ही इस चुनाव को लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। तो इसलिए कोई ये आरोप लगाना चाहे, अगर कोई आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पे ये दिखता है कि वो अभी से समझ चुके हैं कि वो पिछड़ रहे हैं, वो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें अंक गणित देखा जाए, क्योंकि इस चुनाव में कुछ नहीं है, जो वोटर्स हैं वो अगर अंक गणित से देखा जाए तो हम प्राथमिकता पे हैं, हम मजबूती से हैं और हम इस चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से जीत भी रहे। हमने प्रत्याशी भी कर दिया और प्रत्याशियों में हमने उन सभी लोगों को संगठन से जगह दिया है जिन्होंने मजबूती से अब तक चुनाव में काम किया है। हमने कुछ ऐसे भी लोगों को दिया है जो कि अन्य दलों से आए हैं, लेकिन उनको उनके काम, उनके सब चीजों को देखते हुए उन्हें भी प्राथमिकता से दिया। हमने कुछ ऐसे शिक्षाविदों को भी दिया है जिन्होंने शिक्षा में और तमाम अपने अलग अलग क्षेत्र में मजबूती से काम किया है। ऐसे लोगों को, महिलाओं में भी हमने 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। तो हमने सभी वर्ग को देखा है, चुना है और इसमें डाला है, और हमारे वोटर इसमें निश्चित तौर पे संख्या बल में ज्यादा है, क्योंकि ये सारे हमारी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो इसमें वोटर होते हैं। तो कहीं से भी हम कमजोर नहीं दिखते हैं। और देखिए जल्द ही इसका भी चुनाव होगा और परिणाम आएगा और हम फिर से एक होली मनाते दिखेंगे। अशोक जी, चूंकि हम लोग विधान परिषद को जब देखते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास में बहुमत है, समाजवादी पार्टी अपर हैंड पर है यहाँ पर। लेकिन अभी ये जो 36 सीटों के चुनाव है, जैसा कि शबनम जी कह रहे हैं कि उनकी तैयारियां भी पूरी हैं, और इस बार चूंकि ये डायरेक्ट तो नहीं होते हैं, इसलिए अगर उस अंकगणित को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें सीधे तौर पर एज है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं अशोक जी? आपका एक रिएक्शन में चाहूंगा। आज जी, पहले तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो हमारी बहन जी हैं शबनम पांडे जी, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने भारतीय रखा और शबनम नाम रखा। उसके बाद बहुत खुशी होती जब मैं ऐसे नाम देखता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता, उर्दू हिंदी की एकता के प्रतीक हैं। देखिए, अब तो चुनाव हमारे लोकसभा के 2 साल बाद हैं, उसके बाद ये चुनाव होंगे
और देखिए, बिल्कुल मानिए कि मैंने एक शेर हमारा है कि मैं हूं सुखनबर, मानी पत्रकार कवियों को सुखनबर कहते हैं, कि मैं हूं सुखनबर सच बोला, हम हैं सुखनबर सच बोलेंगे, सच के सिवा और कुछ भी नहीं, परते दर परते खोलेंगे, सच के सिवा और कुछ भी नहीं। सच बात तो यह है कि मोदी जी के आने के बाद मुझे कुछ उम्मीदें ये थी, मुझे भी उम्मीदें थी, 15 लाख की उम्मीद हमारे गरीबों को थी, हम जैसों को ये उम्मीद थी कि देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र के बारे में जो चर्चा दुनिया में होती है हमारे भारतीय लोकतंत्र की, उसके मजबूती से रक्षा होगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। अगर ये रक्षा करनी होती तो जो चुनाव किसी एक आदमी के, जैसे बला प्रमुख चुनाव है, 70-80 वोट होते हैं, मेरे सामने जो होता है, देखिए मैं 12 साल जिला अध्यक्ष रहा समाजवादी पार्टी का, हर चुनाव में जीता हूं। लेकिन मैं आपसे आज इस चैनल के जरिए कहता हूं, कोई ड्रामा जिला चले आना, कभी कोई पैसे का खेल नहीं किया, जनता को अपना बना के, प्रतिनिधि को अपना बना के मैंने सारे चुनाव जीते हैं, कहीं कोई पैसे का खेल नहीं होने दिया। ये मेरा अपना ईमान और चरित्र था जिसमें मैं खरा उतरा। मेरा कहना ये चुनाव जितने भी हैं, देखिए आप मुझे कल बुलाया था, जब रोज बुलाएंगे तो केवल मैं घिसी पिटी बातें आपसे नहीं करूंगा। सच बात यह कि इस तरह के चुनाव जिसमें एक आदमी वोट देता है, आप समझिए, आप ये चुनाव बीडीसी प्रधान, नगरपालिका के मेंबर, एमएलए, एमपीज देंगे, उसके से 4-5 हजार वोट होते हैं और इनकी खरीद फरोख्त शुरू हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं, देखिए प्रत्याशी तो हमने घोषित कर दी है, सबके जो नाम मालूम है। अभी 2 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी रहे थे, मेरी इससे बात हुई है, सारे प्रत्याशी जो हमारे हैं उनकी बात हुई हमसे। लेकिन सच ये बात है कि हमारा दल बहुत पैसे वाला दल नहीं है। 5 साल लगातार टॉर्च लेके तलाश करते रहे, अखिलेश जी में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं निकाल पाए। और ये चुनाव होता है पैसे का, लेकिन हम फिर भी अपने ईमान चरित्र के नाम पर इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे 36 प्रत्याशी खड़े होंगे और कम से कम 25-26 प्रत्याशी हम जीत कर आएंगे, क्योंकि हर आदमी बेईमान नहीं होता है। हमारे जो प्रधान बीडीसी होते हैं ये चुनकर आते हैं, इनका पार्टी भी तो इनकी है। हमारे जिले में हमें जो वोट मिला है, हमारे आसपास के लगातार 8 विधानसभा जीते हो, तो हमारा जो प्रत्याशी बनेगा उसको वोट मिलेगा। ये जरूर है कि सत्ताधारी दल होता है, इन चुनाव में भारी पड़ता है। अच्छा बताइए, मेरे 800 जिला पंचायत मेंबर थे, उनके 750 थे, हमारे केवल 6 बने जिला पंचायत अध्यक्ष। वहां पर तो हालत डीएम को गाली मिली, एसपी पीटा गया, सारे चला चैनल पे। जब एसपी को पीट सकते हैं, जब गाली दे सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, तो ये तो निश्चित वो स्वांग करेंगे। मेरे सपने सब टूट गए। मुझे मोदी से उम्मीद थी, भले मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, लेकिन मैं देशवासी पहले हूं, मैं देश का नागरिक पहले हूं। उस चुनाव में जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ था, जैसी धांधलगर्जी मैंने देखी है, आईएसजी मैंने कभी नहीं देखी। आप देखिए, गोलियां चल रही हैं, एसपी कह रहा है, टेलीविजन पर कह रहा, सुना गया, मोदी जी ने कहा था ये तुम्हारा सुशासन क्या कर रहा है योगी जी, डांट लगाई थी, सारे अखबारों में आई थी। तो इस शासन से मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। ये चुनाव ईमानदारी से नहीं करा सकते हैं, ये पर्दे के पीछे बेईमानी का खेल खेलते हैं, पर्दे के पीछे षड्यंत्र करते हैं। हम लोग जो को देखिए बहन जी, सुन लीजिए, हम जो करते हैं सामने करते हैं। सारे प्रत्याशी हमारे सामने हैं और हमारे प्रत्याशी पैसे वाले नहीं है। हमारे प्रत्याशी जितने भी हैं वो सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, कभी नेता रहे हैं, कहीं पर पहले से नेता रहे हैं, वो हमारे प्रत्याशी हैं। तो मेरा कहना ये, चुनाव में अगर धांधली नहीं होती है तो डंगा बजाते सारे दुनिया में, जबकि बेईमान तो घोषित हो चुके हैं। कोई शक नहीं, पर्दे के पीछे कुछ कहानी अलग है और पर्दे के सामने कुछ होती है। लेकिन हम चुनाव को लड़ेंगे मजबूती से। अभी विधायकों की मीटिंग थी हमारी 21 तारीख को, अखिलेश जी ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। बोले हम 7 दिन लगातार प्रत्याशी बुला के इस चुनाव की तैयारी करने के बाद मीटिंग करेंगे। तो अखिलेश यादव जी पूरी तरह तत्पर हैं। और आप जो कह रहे हैं, हम देखेंगे कि ये तैयारियां कितना मूर्त रूप में भी हम लोगों को दिखती हैं। चंद्रेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। चंद्रेश जी, मैं आपके पास आता हूं। होली लग रहा है बहुत खेली, अभी रंग छूटा नहीं चंद्रेश जी। कैसे देख रहे हैं आप इस एमएलसी चुनाव को? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। स्थानीय निकाय का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है और पिछले 30-32 सालों में सपा, बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारों ने पंचायतों को भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया है। इस समय पंचायतें भ्रष्टाचार की अड्डा हो चुकी हैं और 5 साल में एक प्रधान करोड़पति बनने के लिए चुनाव लड़ता है और करोड़पति बनता है और पूरा महकमा नीचे से लेकर ऊपर तक मुकबधिर होकर इस दृश्य को देखता है। जिला अधिकारी, एसपी, बीडीओ, एडीओ को
सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कनपट्टी पर बंदूक लगाकर भाजपा के पक्ष में वोट दिलवाओ। और यह दृश्य हम देख रहे हैं। पिछली बार अभी पंचायत के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पंचायतों में जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको जेल जाना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। चुनाव भी हो गए, नए पंचायत प्रतिनिधि आ गए और किसी भी पंचायत की जांच नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी के लिए पंचायतों को सशक्त करना और पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है और इस मुद्दे को इस चुनाव में हम उठाएंगे और पंचायत प्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि वो पंचायत के हित को ध्यान में रखकर अपना वोट दें, एक ईमानदार और सशक्त प्रत्याशी को चुने, चाहे वो जो भी हो, जहां से भी हो, हमारे दल से, उनके दल से योग्य लोगों को विधान परिषद में भेजें ताकि उच्च सदन की गरिमा बरकरार रहे। पंकज जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि ये तो कहा जाता है जिसकी सत्ता होती है थोड़ा अपर हैंड उसके पास में होता है, लेकिन अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं उसमें विधान परिषद के अंदर कम से कम समाजवादी पार्टी को दिखता है कि उनके पास एक तो बहुमत भी है, सीटें भी हैं। लेकिन अभी ये जो 36 सीटों के चुनाव है इसको आप किस तरह से देखेंगे? और इसमें जो अभी यहाँ पर बातें उठी कि इसमें देखिए खरीद फरोख्त या पैसे या फिर रुतबा, ये सारी चीजें या फिर मशीनरी का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है, इसलिए लड़ाई भले ही लड़ रहे हो लेकिन एक तरीके से ये मान के चलें कि जिसकी सत्ता है एज उसके पास रहता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं पंकज जी, या आपको लग रहा है कि दिलचस्प होगा इस बार का विधान परिषद का ये चुनाव? देखिए आयुष जी, पहले तो हम लोग इस विधान परिषद चुनाव के बारे में इस परिप्रेक्ष्य को जनमानस को बता दें, जो दर्शक हमारे इंडिया न्यूज चैनल को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि देश के सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, यहाँ पे विधान परिषद का गठन है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये 100 सीटों का सदन होता है, उच्च सदन, जिसके मेंबर जो कभी भंग नहीं होता है। और विधानसभा भंग हो जाती है लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होता। ये 100 सीटों का सदन होता है जिसमें कई वर्ग के लोग मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं, एमएलसी बनते हैं। जैसे कुछ लोग आपके उससे आते हैं, शिक्षक वर्ग से आते हैं, कुछ क्या नाम है ग्रेजुएट से आते हैं, और ये क्या नाम कुछ विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। करीब 28-29 विधायकों पे एक विधान परिषद मेंबर होता है। और बाकी ये 36 जो ये चुनाव होने जा रहा है, 36 विधान परिषद मेंबरों का, ये ग्राम सभा, ये बीडीसी मेंबर और आपके ब्लॉक प्रमुख और जो पंचायत सदस्य जीते हैं और जो वर्तमान विधायक होते हैं वो वोट करते हैं, उनके आधार पर इनका चयन होता है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिसकी सत्ता रहती है, ज्यादातर जो वोटिंग होती है वो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में होती है। उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक प्रमुख हैं, वो इसमें वोट करेंगे, और 75 विधान मतलब पंचायत अध्यक्ष हैं और पंचायत सदस्य हैं, उनमें सदस्य हैं, वो इसमें वोट करेंगे, भागीदारी करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है। लेकिन अभी जो पूर्व का इतिहास देखा गया है उसमें ज्यादातर क्या नाम है जिसकी सत्ता रहती है, लोग ज्यादातर उसी को वोट प्रतिशत देते हैं, विकास के लिए कह लीजिए या धनबल जो भी प्रयोग कह लीजिए। लेकिन वो मेन मुद्दा ये रहता है कि जिसकी सरकार रहती है, ये चूंकि ग्रामीण बेल्ट से रिलेटेड चुनाव है और वहां के ही लोग उस पे नुमाइंदे इसको वोट करते हैं, तो उनका ये रहता है कि जो एमएलसी जीतेगा वो क्या नाम है उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में प्रेरक होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर विधान परिषद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय विधान परिषद में बहुमत में नहीं है, लेकिन इन 36 सीटों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुमत में आ जाएगी और प्रचंड बहुमत की ओर इसमें भी अग्रसर हो जाएगी। करीब 70 से 75 मतलब उसके पास एमएलसीज हो जाएंगे 100 सीटों के सदन में। तो ये भी बहुत मायने रखता है। ये चुनाव बहुत, चूंकि विधानसभा चुनाव होने के बाद ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव एक बहुत दिलचस्प होगा। और उसमें ज्यादातर यही देखा गया है कि जो लोग क्या नाम है आपके मतलब जो सत्ताधारी दल होता है उसी के परिप्रेक्ष्य में जो भी बीडीसी मेंबर हैं या ब्लॉक प्रमुख है या पंचायत सदस्य हैं वो अपना मतदान करते हैं। ये पूर्व का इतिहास रहा है। तो ऐसा ये परिणति अभी भी होने की हमको दिखाई दे रही है। और बहुत से अगर आप देखिए तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी थे और वो अब पाला बदल के बीजेपी में आ गया और बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया है। और वो कभी सपा में कभी बसपा में और इस समय भाजपा का दामन थाम के वो चुनाव की वैतरणी पार कर जाते हैं। उनका एक अपना जनाधार है, उनका अपना एक क्षेत्रीय लोगों में एक पकड़ है, क्षेत्रीय जनमानस में एक पकड़ है। तो ऐसे लोग इसमें खड़े होते हैं और वो क्या नाम है ये विधान परिषद के मेंबर रहते हैं। ये 6 साल का कार्यकाल होता है, जिनका कार्यकाल
कंप्लीट 6 साल होता है। इनके विधानसभा अगर भंग भी हो जाए तो इनके कार्यकाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये लगातार मेंबर रहते हैं 6 साल, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण सदन है, और ये सदन कभी भंग नहीं होता। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये कभी भंग नहीं होता। एमएलए विधान परिषद का, अरे विधानसभा लीजिए, वो भंग हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। और बिल्कुल, और पंकज जी इसीलिए इसको उच्च सदन कहते हैं, कुछ तो ऐसी प्रोटोकॉल है इस सदन के साथ, इसलिए भी मुझे लगता है पंकज जी बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जानकारी आपने दी है दर्शकों को, मुझे लगता है कि वो भी उनको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। शबनम जी, जो आरोप लग रहे हैं, और खासतौर से ये तो सत्ता पक्ष पे हमेशा आरोप लगता है, आज आपकी सरकार है इसलिए आपके ऊपर, जब समाजवादी पार्टी थी तो इसी तरह के आरोप जब विपक्ष में आप लोग थे तब लगाते थे। अब ये जो आप लोग एक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी अशोक जी भी कह रहे थे कि उनको पर्सनली भी बड़ी उम्मीदें थी कि चलिए मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो पुराने जो तमाम चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, उसका भी वो हवाला दे रहे थे। पारदर्शिता कैसे होगी, और अगर एज है या जो सत्ताधारी दल है वो इस पर अपना अपर हैंड रखेगा या उसी के पक्ष में वोट होगा, ये आरोप लगते रहेंगे, तो फिर इस चुनाव के क्या मायने? अशोक जी विपक्षी पार्टी में है, और विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाने की आदी हो चुकी है, क्योंकि विपक्षी पार्टी अच्छे हो रहे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको अनदेखा कर कर लगातार आरोप लगाती रही, और इसी का नतीजा है कि जो भी चुनाव आता है जनता इनके आरोपों को नकार कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखती है। अब ये अगर विधान परिषद चुनाव की बात करें या लोकल बॉडी की चुनाव की बात करें, तो ये कहते हैं हम जो करते हैं सामने से करते हैं। लंबे समय से राजनीति में हूँ, मैंने देखा है जो इन लोगों ने किया, जिस तरीके की गुंडागर्दी और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बूथों पे जिस तरीके से इनका बोलबाला रहा, लगातार ये देखने को आया। पंचायत चुनाव में शायद सामान्य परिवार की कोई महिला या पुरुष चुनाव लड़ भी नहीं सकता था इनके समय में, ऐसा माहौल था। लेकिन ये कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो करती है पर्दे के पीछे क्योंकि कुछ नहीं होता, इसलिए ये बार बार पर्दे के पीछे का शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी तरीके की कोई भी लांछन या आरोप लगाने की कोई तथ्य ही नहीं है कि ये पर्दे के पीछे बोले। और जब अंक गणित से हम मजबूत दिखते हैं, तो पर्दे के पीछे हो या आगे हो, चुनाव हमने चुनौती समझते हुए हम लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। मजबूत स्थिति में होते हुए भी हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और जहां तक खरीद फरोख्त की बात हो, तो ब्लॉक प्रमुख हो या पंचायत प्रमुख हो, सभी हमारे पार्टी को समर्थन करते हुए आपको दिख रहे हैं। विधायक हो या सांसद हो, उनकी भी संख्या हमारे पास ज्यादा है। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पूरे सिस्टम को ही करप्ट बताती है, और अगर इनके राहुल गांधी नहीं है तो सारा लोकतंत्र ही बेकार है, ऐसे बयानों को देते हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि चुनाव में इनकी स्थिति वैसे भी बहुत कमजोर है, तो अंगूर खट्टे हैं करके वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन विपक्षी पार्टियों का बयान साफ तौर पर दिखा रहा है कि 36 की 36 सीटें हमारे पास आने जा रही है। इनके बयानों से इनके हताशा, लेकिन शबनम जी यही तो सवाल उठाया ना। देखिए, जब चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, तो उसमें जो सदस्य या जो मेंबर जो जीत के आए, उसमें समाजवादी पार्टी कहती कि हमारे ज्यादा थे, अध्यक्ष आपने ज्यादा बना लिया। और इसी तरीके से अगर आप लोकल बॉडीज पर अपना जो आपका शासन है उसका वर्चस्व दिखाएंगे, तो उसी का इंपैक्ट आपको फिर इस विधान परिषद के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। वही आरोप तो वो लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपने पहले ही कर लिया है। देखिए, अध्यक्ष अगर हमारे होते हैं तो कोई दबाव में तो अध्यक्ष हमारे होते नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे होते हैं। और इस बार अगर वोटिंग करनी है तो सदस्य वोटिंग नहीं करते, अध्यक्ष ही वोटिंग करते हैं। तो चाहे ब्लॉक के हों, पंचायत के हों, चाहे एमएलए और एमपी हों, सब उन्हीं के वोटिंग करना है। तो यहाँ कौन सा दबाव, क्योंकि सब हमारे पक्ष में पहले से ही है। फिर भी इस राग को अलापना की धनबल का प्रयोग होता है। निश्चित तौर पे सपा बसपा के समय धनबल का प्रयोग होता था, और उनके समय में विधान परिषद कैसे बनता था ये सभी को मालूम ही है। किसी से अब शबनम जी आपके इस जवाब पे देखिए, मुझे लग रहा है कि जय और भी इधर से सवाल है। मैं पहले अशोक जी के पास आऊंगा। चंद्रेश जी, अब मैं आता हूं आपके पास। अशोक जी, पहले आप जवाब दीजिए जरा, क्योंकि आप लोगों के समय में भी क्या सब पारदर्शिता के साथ होता था? और तो शबनम जी तो कह रही हैं आप लोगों का समय, तो लोगों को याद है कि क्या क्या हुआ करता था उस समय। देखिए, मीडिया पिछले 10-12 सालों से बहुत एक्टिव है, और मीडिया में क्या होता है कि जरा सी घटना होती है, आपने आती है। अभी मेरे इस पे मोबाइल पे सामने आ रहा था कि पहुंचे,
आज सुबह पढ़ा अखबार में, इलाहाबाद में लगातार 5 हत्याएं हुई, अमेठी में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में दुर्घटनाओं से इस 260 लोग, अखबार में है ये, अब तक मर चुके हैं। जब 25 तारीख को जब ये बयान देंगे, जब ये शपथ लेंगे, तो बहुत तारीफें करेंगे, अपनी मम्मियां मिट्टू बनेंगे। लेकिन 15 दिन में रिजल्ट आने के बाद जो पाप इस प्रदेश में हुए हैं, जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं, जो पीसीएसजे की सूची आई है, वो ये बताती है कि पर्दे के पीछे खेल करते हैं, पर्दे के सामने कुछ भी नहीं करते हैं। सबने बहन जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, हमारा शासन था, हमारे एमएलसी 33 बने थे, लेकिन क्या कभी एसपी को पीटा गया, डीएम को गाली दी गई, टेलीविजन पर देखा सबने? क्या कब तक कटपटी पे तमंचा जाने की घटना भूल गए? अरे सुन लीजिए, देखिए हमने आपको सुना, मैंने आपको बहन जी कहा, देखिए अब चुनाव, हमारे मेन चुनाव तो 2 साल बाद है। हम डिबेट में रोज बैठेंगे, हम देश की बात भी करें, कुछ हटके बात भी करें, कुछ ऐसी बात करें जो हमें रोज बैठना है, रोज जवाब सवाल देने हैं। वही पुरानी बातें हम नहीं करेंगे। हम एक देश के अच्छे नागरिक, हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त, मोदी से उम्मीदें क्यों थी कि मोदी जी का आने के बाद हमारे देश में ईमानदारी बढ़ेगी, चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी, सख्त नेता बनेंगे, सख्त नेता हैं। लेकिन बाद में पता चला इनकी डोरी तो कहीं और है, इनकी डोरी अंबानी अडानी के हाथ में है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। देश को बेचने के अलावा इन्होंने क्या किया, आप बताइए। मैं आपसे बहन जी एक बात पूछता हूं, प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन देंगे, ये सबने सुना। 15 करोड़ लोग हमारे देश में, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी साधारण आदमी हैं, झोला खरीद लेंगे। तो ये देखिए, ये गलत बात है। हम आप नहीं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते, आज हम देश की बात करना चाहते हैं, हम समाज की बात करना चाहते हैं। हम तो मांग करेंगे आगे चल के वो चुनाव खत्म कर दीजिए जहां पर एक आदमी का वोट है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, मैंने किसी दल की बात हो, 15-20 लाख का एक वोट बिका है। अभी हमारे जो पत्रकार महोदय, मैं बड़ी इज्जत करता हूं पत्रकारों की, इन्होंने बड़े विश्वास से कह दिया, जब अगर कहते ना कि जब 36 उनके एमएलसी बढ़ जाएंगे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। आपने 36 कौन हिसाब से गिन दिया? आपने हमें 0 मान लिया अभी से। अरे इतना हो सकता है कि अगर मान लो बहुत ताकत लगाएंगे, बहुत छल फरेब करेंगे, पैसा फेंकेंगे, उनके साथ उद्योगपति हैं, पैसे वाले उनके साथ हैं, उनके सारे प्रत्याशी सब अरबपति लोग हैं, तो हो सकता है उनके 20 जीते, हमारे 15 जीते। आपके ये बयान दिखाता आप हार रहे हैं। अरे अगर हमारे 25 जीतेंगे तो क्या कम जीतेंगे? देखिए, आदमी प्रधान, हमारा जो प्रधान होता है, बीडीसी जो मेंबर नगर पालिका का होता है, बहुत अंदर से बेईमान नहीं होता, होता है थोड़ा लालच तो होता है, लेकिन पार्टी उसके लिए पहले होती है। क्या जो प्रधान हमारे समाजवादी पार्टी का है, क्या किसी और को वोट दे देगा 2-4 हजार रुपए के लिए? नहीं देगा। अशोक जी, अखिलेश जी को छोड़ के सबको आप मेहमान बताने में लगे हैं। मोदी जी से लेके बीडीसी से लेके जनता सब मेहमान है, केवल अखिलेश जी। अशोक जी, मुझे लग रहा है शायद आपको कॉल आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपकी ऑडियो भी डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं चंद्रेश जी का तब तक रिएक्शन लेता हूं। चंद्रेश जी, हेलो। अभी मैं शबनम जी की बात को सुन रहा था, अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए किस प्रकार से ये झूठ को सच साबित करने की नापाक कोशिश कर रही थी, मुझे ये हैरान कर रहा था इनकी बातें। हमने तीसरी दुनिया से नहीं आए हैं, हम भी इसी धरती पे रहते हैं और यहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे हम भी अवगत हैं। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में 1 लाख से 2 लाख रुपया पर बीडीसी भाजपा के द्वारा दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 15 लाख से 25 लाख तक पर जिला पंचायत सदस्य इन्होंने दिया, जहां पर लोगों ने भाजपा को वोट देने से मना किया। उनके साथ इन्होंने प्रशासनिक गुंडागर्दी किया, उनको बुलडोजर चलाने की धमकी दी, उनको जेल भेजने की धमकी दी, उनके पुराने केस को खोलने की धमकी दी और इस तरह से इन्होंने जबरदस्ती चीरहरण करके जिला पंचायत अध्यक्ष के सीट को कब्जा किया। रुक जाइए शबनम जी, रुक जाइए। जहां तक पंचायतों की बात है, पंचायतों की कल्पना महात्मा गांधी जी ने किया था और कांग्रेस पार्टी की सरकार में नेहरू जी ने। अशोक जी, अगर आपका स्पीकर ऑन है तो एक बार उसको बंद कर लें, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। उससे संवैधानिक दर्जा देने के लिए अथक प्रयास किया और उसको किए। हमने राजनीति को, लोकतंत्र को, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को गांव तक ले जाने का काम किया, नगर तक ले जाने का काम किया, लेकिन
भारतीय भाई जनता चंद्रेश पार्टी जी, को जहां आपकी अपराध, सरकार है, गुंडागर्दी वहां और से भ्रष्टाचार का ईमानदारी भेंट और चढ़ाने आपको का काम सरकार किया। चलाने की देखी पंचायत जनता, वहां से पैमान दिखते हैं को आपको। सशक्त, मजबूत और ईमानदार बनाने की लड़ाई हम लड़ेंगे और आगे भी देखिए भाई सबनम जी आप क्या है अपने ना, परिवार को राजनीति होती ईमानदार बना रहेगी, लीजिए। लेकिन जब हम सबनम झूठ जी, को सच सबनम जी, बोलने सुन की लीजिए। कोशिश करते हैं ना, सबनम सबनम जी सुन जब लीजिए, झूठ को सबनम सुन सच बोलने लीजिए। की हम आप- कोशिश आपको करते मैं हैं ना, बहन जी बोल ये रहा हूं, सुन अपनी लीजिए, सब अंतरात्मा सुनिए। को भी जवाब देना पड़ता है सबनम जी। सुनिए सबनम जी, अपनी अंतरात्मा को भी जवाब देना आप पड़ता लोग जो है, ठीक ना, पूरी अच्छा, चर्चा और में अपनी जो है अंतरात्मा सबको को भी जवाब बेईमान देना बनाइए। पड़ेगा सुन लीजिए। आपको। परिवार को और सुन ईमानदार लीजिए बनाइए। सबनम जी, नाम तो आपके सबनम, सुन मुख्यमंत्री लीजिए। जी इतने योग्य होते, आप तो कहते थे कि बुलडोजर बाबा हैं, हमें तो अयोग्य। टायर पेंचर बाबा लग गए, अयोग्य। क्योंकि 3-3 बैसाखी के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, अयोग्य। 3-3 बैसाखी की जरूरत पड़ गई। तो आप क्या कर रहे हैं, अंदर खाने में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, ये सबको मालूम है कि आरएसएस इस देश पर कब्जा करना चाहता है। हम ये होने नहीं देंगे और अंतिम सांस तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप गलत सुनिए, ये अभी अशोक जी शायर कह रहे, शायर है ये शायर, मैं भी एक से शेर सुना देता हूँ, थोड़ा कभी कभी हम भी रट उठ लेते हैं, हमारा अपना तो नहीं होता, हमें नहीं आता है कि सच तो लूट गया, झूठ अभी बाकी है, सबनम की कसम तपन अभी बाकी है, आज आंखें हैरत में है परेशान, कफन अभी बाकी है, सबनम जी कफन अभी वाह। बाकी। बस आप कफन करिए, बकाया रह गया। सत्ता प्रदेश छिन के जाना, जनता लोकतंत्र की पे कफन जनमत बाकी छिन रह गया जाने है। से आप लोगों की लोकतंत्र हताशा पे और कफन सुनिए, बाकी ये रह गया मोदी है। जी हैं, ये मोदी जी हैं, कहीं अशोक कहीं जी बात हैं, करिए, ये मोदी जी हैं, मोदी जी प्यासों को तपन देते हैं। सुन लीजिए, मोदी जी प्यासों को तपन देते हैं, यादों को दफन देते हैं, जीते जितन पर कपड़ा नहीं देते, मरने के बाद कफन देते हैं, मरने के बाद कफन देते हैं। 15 करोड़ जनता की बात करते हैं, यही टैक्स पहले भी पे होता था, पर 15 करोड़ जनता खाद्यान्न के लिए तरसती थी। अच्छा शबनम जी ये बताइए, नहीं खाद्यान्न योजना आप लेकर आई थी क्या? बनाए थे खाद्यान्न योजना आप लेकर आई थी क्या? पात्रों को राशन खाद्यान्न योजना आप लेकर आई थी और आज सरकारी जमीनों को बेचने की नौबत आ गई। आपने किया क्या 8 साल में कि आज सरकारी जमीन प्रधानमंत्री बेच रहे हैं और सरकारी जमीन बेचकर संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। आपने किया क्या भाई? आपने किया क्या है? चंद्रेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बोलिए। आप देखिए, आलसी ने मना करिए, आपने सरकारी जमीन बेचने की नौबत आ गई। मैंने कहा ये बात सुने पंचायत के पहले। चुनाव में भाजपा के भाई, नेता जाकर पंचायत जो है के चुनाव बीच में और दारू आप बेचने का राजस्थान काम में करते पैसे हैं। बांटते किस होंगे। स्तर तक और आप चुनाव उत्तर जीतने के लिए प्रदेश गिर में सकते पूरी हैं? पारदर्शिता के पंचायत साथ बनाने सारे का चुनाव काम होते कांग्रेस हैं, पार्टी ने ना किया दंगा था। होता है, ना राजस्थान फसाद के होता है। नागौर जिले से पारदर्शिता के साथ पंचायती सारे राज चुनाव को होते हैं सशक्त और और मजबूत चुनाव करने में का काम जनता पंडित ने जवाहरलाल सबका नेहरू ने साथ, किया सबका था विकास, और सबके उस विकास के एजेंडे पंडित को जवाहरलाल नेहरू की माना है संकल्पना को और आपने सराहा है। भ्रष्टाचार का इसीलिए भेद चढ़ाने का हमें काम जन्म किया। दिया चलिए ठीक है, अब मैं पंकज जी का भी एक रिएक्शन लेता हूं। देखिए अशोक जी, आपने पंकज जी के लिए भी एक सवाल छोड़ा था। चलिए ठीक है, शबनम जी और चंद्रेश जी, आपके ठीक लोगों है, ने शबनम जी और चंद्रेश जी, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें। चलिए ठीक है, एक सेकंड। अरे भाई ठीक है, एमएलसी के चुनाव में भी भाई देखिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप। पहले पंकज जी देखिए आयुष जी, एक बात निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने पुरजोर तरीके से लड़ा और 58,000 से ऊपर ग्राम सभाओं में जिस तरह से भाजपा समर्थित ग्राम प्रधान जीते और जिस तरह से बीडीसी मेंबर जीते और जिस तरह से 826 ब्लॉक प्रमुखों में से 753 से ऊपर ब्लॉक प्रमुख जीते और जिस तरह से 75 जिलों में पंचायत अध्यक्ष के अगर ले लीजिए तो भाजपा समर्थित 65 से ऊपर पंचायत अध्यक्ष बने और पंचायत सदस्य बने, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये आगे की तैयारी एमएलसी चुनाव को के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए पहले ही से कर ली थी और उसने ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस किया और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद होने के निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने 3,000 करोड़ रुपए ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के लिए बजट भी सैंक्शन कर दिया और विकास के लिए एक 3,000 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए, जिसका भी परिदृश्य सामने आया। ये निश्चित रूप से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 36 एमएलसी का चुनाव पहले ही से टारगेट करके लड़ रही है कि उसको वो पहले ही से दृष्टिगत रखते हुए लड़ रही है और निश्चित रूप से ये समझिए कि
कर रहे हैं, आपके निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। भाई देखिए ये निश्चित रूप से ये आपके चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। देखिए आपके चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही से तैयारी के साथ चल रही है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो हौसला हुआ वो भी आपने देखा, वो भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का क्या हौसला हुआ, वो भी आपने देखा। महिला वोटर 7 करोड़ महिला वोटर उत्तर प्रदेश में थी, 73% 11 लाख महिलाओं ने वोट दिया। सारे 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी उसको अपने पक्ष में लेने में नाकामयाब रही। ये निश्चित समझ लीजिए, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। बात को तथ्यात्मक समझने का काम करिए, तभी उस चीज को आप समझ सकते हैं। हम पत्रकारों की इज्जत करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। ये भाजपा के चेला बन के बैठ गए, ये भाजपा की तारीफ करने लगे। भाजपा को 36 सीटें दिला रहे हैं। भाजपा के चेला या भाजपा के नहीं, देखिए ठीक ना मिटाइए, झूठ स्वीकार मत मिटाइए और झूठ ना मिटाइए। आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, क्या हुआ आपका? 15 करोड़ 2 लाख वोटर थे उत्तर प्रदेश में, सुन लीजिए, और 7 करोड़ पुरुष 8 करोड़ महिलाएं आपके पार्टी ने और आप लोगों ने समाजवादी पार्टी ने महिलाओं पे फोकस नहीं किया। उसका नतीजा है कि आपको बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसको आप इनकार नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए। और आप भाजपा समर्थित पत्रकार होता है, एनालिसिस को समझिए, समझने की कोशिश करिए। 7 करोड़ महिला वोटर्स में 73% पोलिंग हुई है, अशोक जी समझ लीजिए। 5 करोड़ 11 लाख संख्या होती है 75 जिलों में वोट बैंक महिलाओं का। तो ये आप इस चीज को स्वीकार करिए। इसी का नतीजा है क्या समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और चाहिए इनको, इन्हें शर्म आनी चाहिए, उनके चेले। अरे चलिए ठीक है भाई, एक एक करके अगर बोलेंगे तो समझ में भी आएगा। आप सारे चारों लोग देखो एक साथ बोल, आपको शर्म आनी चाहिए, चारों लोग एक साथ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। किसी की बात समझ में आ रही है, किसी की बात किसी को समझ में आ रही है। अगर टिप्पणी सुन नहीं सकते तो कोई फायदा नहीं है। खाली मीठा मीठा कब कड़वा थू करने से नहीं करेगा। चलिए ठीक है, एक सेकंड पंकज जी, ठीक है, एक सेकंड ठीक है पंकज जी, ठीक है चलिए। हाँ ना में जवाब दे देंगे। A1 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए एक बात इनको समझा दीजिए, समाजवादी पार्टी की हर महिला वोटर के चलते हुई है, इस बात को ये लिख लें। 7 करोड़ महिला वोटर थी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 2 लाख में से, उसमें से 73% पोलिंग महिलाओं की। 5 करोड़ 11 लाख महिलाओं ने वोट दिया उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोट पर। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पधारी हुई। आपकी समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई फोकस नहीं किया। उसी के परिणति है कि आपके चुनाव में बुरी पराजय का सामना करना पड़ा और आप पूरे चुनाव में बनते रहे कि वो मेरी सरकार बनने जा रही है। यही हाल आपका पंचायत चुनाव में भी होने जा रहा है, इस बात को स्वीकार करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही से उस पर तैयारी करनी थी, पंचायत चुनाव को एक टारगेट बना के लगा था कि आगे भविष्य में छत्तीस समय के चुनाव होने जा रहे हैं, उसे वो टारगेट करके उसको चुनाव लड़ा और आज वो। चलिए ठीक है पंकज जी ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा धैर्य रखें। पहले अशोक जी, हाँ अशोक जी क्या आपत्ति है? देखिए हमें उम्मीद ये है, एक पत्रकार समाज का सबसे बेहतरीन अंग होता है। मैं कितना सम्मान करता हूं पत्रकारों का, लेकिन ये उम्मीद करता हूं, अभी आपने झूठ बोला, आपने कहा कि 800 उनके भाजपा के जीते थे। अरे 800 हमारे जीते थे। मैं आपको अखबार दिखा दूंगा, कल आप बुलाइए दिखा दूंगा। 750 826 सुनिए अशोक जी, पहले फिगर नोट कर लीजिए। 826 में से 700 के लगभग ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। झूठ बोलने की क्या बात कर रहा है? फिगर जाके निकाय चुनाव कमिश्नर मनोज कुमार है, उनसे जाके पता कर लीजिए। तीसरे बिल्डिंग में ऑफिस है उनका। इस तरह की बातें न करिए। 826 ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में है, उसमें लगभग 60 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, ये संख्या है। मैं आप इनकार नहीं कर सकते। जिनमें प्रणाम करता हूँ। गलत बयानबाजी मत करिए, बिना जानकारी के, बिना आंकड़ों से बात करिए। एक भाजपा के चेला बन के बैठेंगे योगी, उसको कहिए बात करिए, आंकड़े जो है उस पर बात करिए। गलत आंकड़े मीडिया में बैठ के गलत आंकड़े प्रस्तुत क्या करिए। अरे आप दोनों एक हो गए। आप दोनों अरे कुछ सच बोलिए, ईमान को जिंदा रखिए। सरकार भले आपकी बन गई हो, ईमान को जिंदा रखिए। समाजवादी पार्टी ईमान को जिंदा रखेगी, 2 साल सड़कों पर रहेगी, लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव में 25 सीट जीत के आएंगे। 5 साल सड़कों पे रहिए, लेकिन क्या रहेंगे ना, क्या बात है? अरे राजनीति में हमेशा सत्ता नहीं होती है,
राजनीति में संघर्ष भी करना पड़ता है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने 40 साल संघर्ष किया, 50 साल संघर्ष किया है, सत्ता कितनी मिली है? भाई सत्ता अशोक आदमी कल जी, फिर आप मिलेगी। जितना शोर मचा रहे हैं धर्म के लूट मैंने कल कहा था, मैं आप सबका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप गलत नहीं, आप जनता गलत ने जब बोलेंगे, विश्वास किया तो आप गलत परिवार बोलेंगे, में जवाब फूट आ देंगे। गई सारा देश लूटपाट देखता के है लिए, इस टीवी और को, आप ईमानदारी सब का देखते चोगा हैं। पहन के नहीं, कब मैं तक चुप झूठ नहीं रहूंगा। बोलेंगे? जनता प्रवक्ता का जानती मतलब होता है मेरे है पार्टी कि को आप आप गाली लोगों ने देंगी, अपने हम परिवार उसका की चलिए जवाब देंगे। अशोक जी, मुझे लग रहा है चंद्रेश जी का भी एक सवाल है, मैं पहले वो सवाल ले लेता हूँ। भाई चंद्रेश भाई जी, कितना ठीक है, बढ़िया बोल रहे हैं, सुनिए उनको ठीक आप। है, एक सेकंड मैं- अशोक जी, हाँ, चंद्रेश चंद्रेश जी जी, बोलिए। हाँ ठीक है, पंकज जी ठीक है से- अशोक जी, थोड़ा सा शांत हो मैं जाओ, हाँ। पंकज जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछता हूँ कि अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, क्या पैसे से वोटों का खरीद फरोख्त हुआ या नहीं हुआ? क्या वह चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लड़ा गया? इस पर हाँ या ना में पंकज जी जवाब दीजिए। आप इनसे सस्ती भाषा बोल रही है, इस लायक नहीं है इनसे अच्छी भाषा देखिए बोलिए। ये सीधी सी बात ये समझ पत्रकार- लीजिए। इस इस पे आप- नहीं, सबनम जी, आपसे अरे ठीक है भाई, देखिए जवाब तो ले लें ना, पहले जवाब तो आने देना। इस पे आप कोई वो नहीं कर भाई सकते। वरिष्ठ ये पत्रकार का जवाब तो आ जाए पहले ग्रामीण सवाल पर, उसके बाद आप दोनों लोग बोलिएगा। एक सेकंड, अशोक जी और शबनम जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए पंकज जी ने शुरुआत में भी कहा कि देखिए जिसकी सत्ता होती है उस पर ये आरोप तो होते हैं। अब एक सेकंड, थोड़ा सा शबनम जी, देखिए सवाल है तो उसका जवाब आ जाए सबनम जी, आप शांत रहिए, पहले उसका आपसे जवाब आ मैं जाए। हाँ कह रहा अशोक जी, हूं, थोड़ा आप भी शांत हमारे- रहें। पंकज जी, हाँ पंकज जी, बोलिए, चंद्रेश जी ने सवाल ये उठाया कि क्या आप ये कह चंद्रेश जी, सकते एक बात- हैं कि चंद्रेश जी- लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हुए उसमें किसी भी तरह की कोई पैसे की कोई इधर से उधर इसका चलन नहीं हुआ, बिना रुपए पैसे के वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ ये क्या चुनाव? बोलेंगे? देखिए ये सीधी सी बात समझ लीजिए, ग्रामीण निकाय चुनाव जो होते हैं ग्रामीण विकास के ऊपर, क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं और वे क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर ही ये चुनाव होते हैं। जिस तरह से नगर निगमों में पार्षदी के चुनाव होते हैं उसी तरह से ग्रामीण बेल्ट में बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं। ये क्षेत्रीय मुद्दों पे और क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं। उसमें इस तरह की बात करना कि धन बल के ऊपर ग्राम प्रधान बन गए, इस तरह की चीजें हो गई, ये नहीं संभव है कि 58,000 ग्राम प्रधान, 58,123 के लगभग ग्राम प्रधान है उत्तर प्रदेश में, और आप कहिए कि सब धनबल के बल पे अगर जीत जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये आपका कहना मैंने नाच सवाल आगे क्या आगे पूछा चला, था? क्योंकि कांग्रेस मेरे की सवाल का ये इस जवाब समय आया। पहले से बहुत ज्यादा मेरे नजर आ सवाल चुकी क्या है पूछा था उत्तर आपसे? प्रदेश में। इस मेरे बार सवाल का जवाब वो दीजिए ना अलग भाई। बात है। देखिए मेरे सवाल का मैंने जवाब सवाल आपसे दीजिए। पूछा था, मैं इस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए ग्रामीण बेल्ट में विकास के मुद्दे पर चुनाव होते हैं। अगर आप कहिए ये कि धनबल इंडिया के न्यूज ऊपर पर आज देश इतनी बड़ी देख रहा संख्या में है जीत हो कि जाए, ये संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है। जिस तरह से हमको पट्टी बांध के ये सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि धनबल के ऊपर निकाय चुनाव 58,000 ग्राम प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, पंचायत सदस्य हैं और सब धनबल के ऊपर जीत जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये चीज नहीं संभव है। इस बात को आप नकार नहीं सकते। सीधी सी बात, इसको आप ये नकार स्वीकार योग्य बात आप अरे सीधी सी बात सबनम आप जी, ये समझ 70 लीजिए। साल आप क्या करती रही? 70 साल देश विरोधी ताकतों से मिलकर कांग्रेस को बदनाम करती रही, कांग्रेस को घेरती रही, अलगाववादियों से मिलकर अलगाववादी ताकतों को हवा देती रही। आप मत बोलिए, आप बोलने की लायक नहीं है। आपने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, आपने सबनम जी आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। ये आप ही है ना जो जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आपने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था। अरे आपने अंग्रेजों की जासूसी करने की काम की थी और अंग्रेजों के जासूस का सत्ता में है। आपने देश बेचने का काम किया है, संविधान बेचने का काम किया है, संवैधानिक मूल्यों को रौंदने का काम किया है। और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्यासों को दफन देती है, यादों को दफन देती है, जीते जितन पर कपड़ा नहीं देती, मरने के बाद कफन देती है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। मैडम अपने पार्टी के पापों को सुन लिया करिए। चलिए शबनम जी, भाई ये आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर? और आरोप एक बार सुन लीजिए, जरा एक बार और सुना दूं, हल्ला में सुनाई नहीं दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्यासों को दफन देती है, यादों को दफन देती है, जीते जीतन पर कपड़ा नहीं देती, मरने के बाद कफन देती है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। आरोपों का जवाब दे दिया है।
हमें ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और चुनाव के परिणाम सबसे ज्यादा तो आप बोल रही है बताता है, जनादेश बताता है, जनता बताती है कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कितना सही और कितना गलत, और जनता ने दिखा दिया। अच्छा शबनम जी विपक्ष में रहकर आपने कभी आरोप के लगाने के अलावा कुछ और किया है क्या? जनता को लाभ आज वो व्यक्ति कह रहा है जो विपक्ष में रहकर सिर्फ आरोप लगाया है अभी तक, वो आज आरोप पर तिल मिला रहा है। आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि आप गलत हैं, आप असत्य के रास्ते पर हैं, आप हिंसा के रास्ते पर हैं। ये तिलमिलाहट सिर्फ उसको आती है जो गलत रास्ते पर होता है। आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, आप हर बात में टोका टिप्पणी करके सत्य को दबाना चाहती है। आपने कितनी सफाई से कह दिया, अरे हमसे पूछिए कितना खरीद फरोख्त हुआ। 15 से 25 लाख में आपने जिला पंचायत सदस्य खरीदा और 1 लाख से 2 लाख में आपने बीडीसी खरीदा। आपने संविधान को बेचने का काम किया है, आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को गला रोकने का काम किया है, आपने गलत तरीके से सत्ता में प्रवेश करने का काम किया है, सिर्फ आपने पूर्व की सरकारों को बदनाम करने का काम किया है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप दूसरे दलों। चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा भी अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि एमएलसी चुनाव को लेकर के इस समय आप देख रहे हैं कि तरह तरह के दावे हैं और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी हैं, लेकिन देखना एक बार फिर से यही होगा कि इस बार के इस विधानसभा के चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखा पाती है। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही।